नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों आज है 3 नवंबर 2020 और आज जो है डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का गणित का पेपर था, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये गणित का जो पेपर है बहुत ही अच्छा रहा होगा और इसके बावजूद भी आपको कुछ असमंजस यदि हो, तो आप अपने आंसरों का, ठीक है, अपने उत्तरों का इस प्रश्न के हल में अपना मिलान कर सकते हैं, ठीक है? जिसका कि वीडियो हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। एक-एक सवाल का हम आपको यहाँ पर हल भी दिखाएँगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला सवाल है कि 125/64 के घन का रूप का आधार क्या है, ठीक है? तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका दूसरा वाला 5/4। जब आप 5 का घन करेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 125 और आप जब 4 का घन करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 64। दूसरा प्रश्न है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, ठीक है? ये एक वृत्त खींचा और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ठीक है? यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है इस तरीके से और इस बिंदु से हमने कोई रेखा खींची तो आप इस बिंदु से एक ही रेखा को जो है खींच सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है कि एक घनाकार बक्से की भुजा इतना मीटर और सेंटीमीटर है तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका हम हल देख लेते हैं। देखिए ये है हमारी भुजा 130 सेंटीमीटर, ठीक है? 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमने क्या मान लिया इसको कि 130 सेंटीमीटर है, ठीक है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 30 इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पर कर लिया हमने 130 सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वह होता है हमारा 6a स्क्वायर, ठीक है? तो 6a स्क्वायर जब हम यहाँ पर 6a स्क्वायर यहाँ पर हमने जब गुणा किया इसको, ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका यहाँ पर 130 का स्क्वायर और यहाँ पर आपने जब इसकी गुणा करी तो आपका आंसर आया 101/400, ठीक है? तो यहाँ पर आपका विकल्प कौन-सा ठीक हो जाएगा? यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा पहला वाला ठीक, ठीक है? 101/400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि x की घात 3 + 2x² + 5x + 10 का जो गुणनखंड है वह क्या है? चलिए इस प्रश्न को भी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि इस तरीके से आपका सवाल दे रखा था। यहाँ से हमने इस वाले में से और इस वाले में से x² कॉमन ले लिया और इस वाले में से हमने 5 कॉमन ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा अंदर रह गया ये x+2 और यहाँ पर हमारा x+2 रह गया, तो इसका ये वाला आंसर आ गया। यानी कि इसका विकल्प 2 जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि लॉग बेस 5 और इस 6 टू 5 का इसको घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है? तो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ठीक है? लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका ये दे रखा है लॉग और बेस में दे रखा है आपका यहाँ दे रखा है बी, यहाँ पर मान लीजिए आपका एक्स दे रखा है, ठीक है? तो क्या होता है ये वाला जो नंबर होता है, ठीक है? जो नीचे वाला जो बेस में लगा होता है वो यहाँ पर इस साइड पहुँच जाता है इस तरीके से, ए की पावर एक्स इस तरीके से, ठीक है? तो जब आप इसको और आगे हल करेंगे तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग और बी, तो लॉग बी बराबर हो जाएगा आपका ए की पावर एक्स। अब जैसे यहाँ पर आपका 5 दे रखा है बेस में, ठीक है? तो यहाँ पर आपका चला जाएगा इस तरीके से 5 की पावर 4, तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए आगे एक समुच्चय दे रखा है ए बराबर इतना और जहाँ एक्स एक विषम संख्या है और बी बराबर इतना, इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए कंडीशन ए बराबर दे रखी थी कि ए बराबर जो है एक्स एक तो विषम संख्या है और 5 के बराबर भी है। तो विषम संख्या हमारी 5 के या 5 के बराबर या 5 से नीचे वाली 3 होंगी, 1, 3 और 5, ठीक है? और बी आपको ये दे रखा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है इसको हमें कॉमन करना है, ठीक है? दोनों में से कितना-कितना कॉमन आ रहा है। तो दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। 1, 3, 5 इस वाले में कॉमन है क्योंकि 2 हमने नहीं लिखा क्योंकि इस वाले में 2 नहीं हैं। अब देखिए आपका एक प्रश्न ये दे रखा है कि किसी कारखाने में 200 व्यक्ति काम करते हैं और यदि किसी दिन 25 व्यक्ति काम करने न आए हों, तो काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसका प्रश्न का हल देखते हैं हम। देखिए टोटल फैक्ट्री में जो है 200 लोग काम करते हैं, ठीक है? और काम न करने वाले लोग 25 हैं, इसका मतलब काम करने वाले लोग कितने हो गए? 175। अब ये कह रहे हैं कि इसका काम करने वालों का और काम न करने वालों का हमें रेशियो निकालना है। तो क्या कर दिया, काम करने वाले लोग 175 हैं और रेशियो का जो हमारा जो साइन होता है, निशान होता है वो लगाया हमने, ठीक है? और काम ना करने वाले कितने लोग हैं? 25, तो हमने 25 से 175 को डिवाइड कर लिया और ये हमारा रेशियो आ गया। इसका मतलब हमारा 7:1 इसका उत्तर है। अब अगले सवाल में कह रहा है दोस्तों आपको x² + 7x + 14 में x + 3 से भाग कर भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको भी। देखिए जब आप x + 3 से आप x² + 7x + 14 को मतलब जो है भाग करेंगे तो आपका जो है शेषफल आपका बचेगा 2 और आपका जो भागफल आएगा वह आएगा x + 4, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लेना इसका, ठीक है?
अगला सवाल है कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको जो धन दे रखा है वो 5,000 दे रखा है, जो रेट दे रखी है यानी दर दे रखी है वो 10% और समय दे रखा है 3 वर्ष। तो हमें यहाँ से ए निकालना, तो हमारा फार्मूला होता है हमारा ए बराबर पी 1+r/100 इंटू 1+r/100 की पावर होल टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5,000 पी की जगह पर रख दिया और 1+ और आर की जगह पर हमने 10 रख दिया और बटे में 100। ठीक है, इसकी होल पावर कितना हो गया, होल क्यू। हम जब इसको आगे का हल करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा 6,655 रुपये। अब देखिए अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि यदि जो दे रखा है, ठीक है, इस तरह से, और तो हमें इसको जो है इसमें x का मान फाइंड करना है। दोस्तों क्या है कि 2.5 दे रखा है, ठीक है, 2.5 इसको और इसको, इन दोनों को ऐसे करके रेशियो में लिख लिया और तीसरे वाले को चौथे वाले को इस तरीके से रेशियो में रख लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, इसकी गुणा इसके साथ कर दी, यानी कि तिरछी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तिरछी गुणा कर दी और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। हमारा x का मान आया 5। अब हम आते हैं दोस्तों, देखिए लघु उत्तरी प्रश्न पर। इसमें हमें जो है यहाँ से वृत्त बी ए सी का, यानी कि इस वाले का BAC का हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 140 डिग्री। ठीक है, आपको पता होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, जब आपका ये 140 डिग्री हो गया तो आपका ये हो गया आपका 40 डिग्री, है ना। टोटल योग 180 डिग्री होता है। जब आपका ये 140 हो गया तो ये केवल 40 हो गया। और ये आप ध्यान रखिए, ये वाला जो कोण बन रहा है ये आपका बन रहा है 90 डिग्री का, यानी समकोण बन रहा है। तो 90 डिग्री कोण आपका ये हो गया और 40 डिग्री आपका कोण ये हो गया। तो 90 और 40 आपके कितने हो गए, 130 हो गए। ठीक है, तो 90 और 40 आपके हो गए 130। अब 130 होगा जब आपके, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका टोटल बैठ रहा है 130 और ये हमारा बन क्या रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 180 में से इस 130 को घटा देंगे। यहाँ ये वाला जो कोण आएगा हमारा ए, वो हमें पता लग जाएगा। तो हमारा ए कोण आया है हमारा ये 50। ठीक है, इसका हल किस तरीके से वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब अगला सवाल है कि नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं और इनके भार का जो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, देख इस तरीके से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, F(x) यानी कि जो आपका माध्य दे रखा है और जो आपकी बारंबारता दे रखी है, जो आपका वहाँ पर जो आपका भार दे रखा है और जो उस भार की बारंबारता दे रखी है। ठीक है, आपको उन दोनों की गुणा करनी है। इसी तरीके से उसके अंदर जितने भी नंबर दे रखे हैं उनकी इस तरह से गुणा करनी है और इसका बटे में इसका 50 कर देना है। ठीक है, जो बारंबारता दे रखी है उस सारी की सारी बारंबारता को आपको जोड़ करके और नीचे इसमें लिख देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको हल करेंगे सवाल को और इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 42.96। अब आपका अगला प्रश्न है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है और जीवा द्वारा लघुवृत्त खंड पर अंतरित कोण हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमने एक जीवा इस तरीके से खींच दी। ठीक है, तो जितनी ये जीवा है, इस जीवा की जितनी लंबाई है वो यहाँ से लेकर इस त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो हमने लिख दिया कि ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है हमारी, वो ओ से लेकर के बी तक की दूरी और ओ से लेकर ए तक की दूरी के बराबर है। ठीक है, यानी कि ए से लेकर सी तक की दूरी वो बराबर है ओ से लेकर बी तक की दूरी के, और ओ से लेकर बी तक की दूरी बराबर है ओ ए की दूरी, यानी कि तीनों दूरी आपस में कैसी हैं ये, बराबर बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इतनी चीज़ दे रखी है पहले से सवाल में। अब क्या है, आपको एंगल ए ओ बी, यानी कि एंगल ए और ये वाला ओ और ये वाला बी, ये आपको है 60। ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए डी बी बराबर आपका हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण का आधा कोण होता है ये वाला। अब देखिए एंगल ए सी बी, आपको बताया था कि चक्री चतुर्भुज बन रहा है आपका 1 2 3 और ये 4 भुजाओं से चक्री चतुर्भुज बन रहा है। इनका चारों का जो कोण होता है जो आपका 360 होता है। ठीक है, लेकिन आमने सामने की जो भुजा होती है वो 180 डिग्री होती है। आमने सामने का जो कोण होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो हुआ क्या, ये वाला जो कोण आपका निकल के आया डी, ठीक है, एंगल ए डी बी, ये आपका 30 डिग्री आया। तो ये कितना निकल करके आएगा आपका, इसको आप 180 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका जा गया 150 डिग्री। अब देखिए निम्नलिखित को सरल करना है आपको, पहला ये है दूसरा ये है। ठीक है, वो आप देख लीजिए यहाँ पर।
देखिए किसी की पावर अगर -2 लिखी हुई हो तो उसका मतलब होता है कि वह नीचे की संख्या थी और उठ करके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो क्या करा है इसमें, यही किया गया है। 2 की घात -2 थी, इसको हमने 1/2 कर दिया। यहाँ -2 की घात -3 थी तो इसको 1/2 की घात 3 कर दिया। और इस तरीके से इसके यहाँ से इसका लासा लिया, फिर इसको इसमें से माइनस किया और इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक लेकर के आए। इसका यही आंसर होगा। दूसरा सवाल जो दे रखा है, ठीक है, 2 की घात 5 और 16 की घात -2। तो यहाँ पर देखिए इसको नीचे कर लिया इस तरीके से। तो यहाँ पर 16 की घात 2 दे रखा है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, ठीक है। तो 2 की घात 4 ये और 2 की घात 2 ये, तो गुणा में आपस में इसमें घातों की गुणा हो गई, तो नीचे होगा 2 की घात 8। अब 2 की घात 8 नीचे है, 2 की घात 5 ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी घात रह जानी चाहिए, 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 आपकी यहाँ पर बची और 2 की घात -3 यहाँ पर बची। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 की घात आपका 0 आ जाएगा। और किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है हमारा 1। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना रुपए है और यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो दोस्तों देखिए अभी आपको इससे पहले एक सवाल बताया गया था, ठीक है, चक्रवर्ती मिश्रधन वाला जैसे कि निकाला गया था, तो वही आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लेकिन निशान आपको जो माइनस का लगाना है बीच में, जहाँ पर उसमें प्लस का निशान लगा हुआ था, ठीक है, वहाँ पर आपको माइनस का लगाना है, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष जो है कमी होती चली आ रही है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 12,167 आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 17वें नंबर पे कि लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि n गुटके बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो आपका ये वाला आयतन होगा, ठीक है, घनाभ का जो ये वाला जो आयतन था वो इस वाले घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम गुणा कर देंगे n से, फिर हमें पता लग जाएगा कि n गुटकों का आयतन इस वाले बड़े वाले गुटके के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला गुटका था, ठीक है, जो बड़ा वाला घनाभ था उसका आयतन और बटे जो आपने छोटे छोटे जो जितने भी आयतन बनेंगे, ठीक है, जितने भी घनाभ आपके बनेंगे उससे इस ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया 125। अब आपका सवाल नंबर 18 है कि 15x की घात 4 + 3x स्क्वायर माइनस का 18 का इसका आपको गुणनखंड करना है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करा, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया m, ठीक है। अभी हमारी बन गई एक द्विघात समीकरण। फिर हमने इसको हल किया और हल करने के बाद क्या करना है, हमको इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, और गुणा करनी है। और हमको क्या करना है कि गुणा करें तो इनका चीज़ आए निकल करके, ठीक है, और जोड़े घटाएं तो हमारा 3 आए। तो हमने क्या किया कि 18 में से 15 घटा दिया, ठीक है। 18 की 15 से जो गुणा हो रही है उसका आपका आंसर आ रहा है 270, ठीक है। यानी कि आप अगर गुणा करें 18 की और 15 की, ठीक है, तो आपका 270 आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको जोड़ें या घटाएं, ठीक है, 18 या 15 को जब आप जोड़ें या घटाएं तो उसका आंसर आपका 3 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 18 में से 15 को हटा दी तो हमारा क्या बच गया 3। जब आप 18 की 15 से गुणा करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या किया इस वाले में से और इस वाले में से, ठीक है, 15m कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक m रह गया और एक यहाँ पर आपका माइनस का 1 रह गया, ठीक है। प्लस का निशान आपको ऐसी ज्यों की ज्यों लगा दिया और 18m और 18 यहाँ से आपने 18 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका रह गया m, यहाँ पर रह गया आपका -1। तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया इसको और इसका जो गुणनखंड निकल करके आए आपके वो आपके ये निकल करके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरे के पूरे प्रश्न पत्र का हल देखा होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ आशंका लग रही हो, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं। और भी जो प्रश्न पत्र होंगे डीएलएड के, चाहे वो प्रथम सेमेस्टर के हों, द्वितीय सेमेस्टर के हों, तृतीय सेमेस्टर के हों या फिर चतुर्थ सेमेस्टर के हों, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, उसका हल आपको उपलब्ध करवाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब कर लें डीएलएड की सभी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए, और एक बार आप डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।